पूरा का पूरा इलाहाबाद जैसे हाई कोर्ट की सारी वकालत का जो क्रीम है वो जज पुत्रों के हाथ में है। उत्तर प्रदेश के न्यायालयों में खासकर हर जगह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, शौचालय बड़े गंदे होते हैं। दिमाग ही गंदा है तो शौचालय भी गंदा है, शौचालय भी गंदा है। अगर किसी को 2 साल पहले कह दिया जाए कि भाई आपके लिए हमने राज्यपाल पद छोड़ रखा है, वो तो फिर सरकार के लिए काम करना शुरू कर देगा। पूरे हिंदुस्तान की जुडिशरी में ऐसे लोग ही की एंट्री मिल रही है जो आरएसएस के विचारधारा के पैरोकार हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि जुडिशरी के भीतर खासकर इलाहाबाद में सांप्रदायिकता प्रवेश कर चुकी है। उल्ला मुल्ला चार बीबी और ये सब बोलते नहीं। तो ये समस्या क्यों है, क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा बदलाव क्यों होगा? एक समय ऐसा था जब टकराने वाले लोग थे। ये एक बेअंदाज सीओ अनुज चौधरी वर्दी पहनने लायक वो व्यक्ति नहीं है। उत्तर प्रदेश में 22 नौजवानों को पुलिस ने गोली मार दिया, तो इन अधिकारियों की भी गिरेबान पकड़े जाएंगे। बेखौफ है हमारे एसपी साहब, कोई उनका कुछ जिसको कहा जाता है ना उखाड़ नहीं सकता वो। उत्तर प्रदेश में आप गिन सकते हैं क्या कितने लोगों के घुटनों में गोली मारी गई है। योगी जी इनकाउंटर करते हैं कि ये योगी जी का कहना है। हम चाहेंगे तो हम थाने के गेट पर इनकाउंटर कर सकते हैं, हमको महाराज का सपोर्ट है। जस्टिस अतुल श्रीधरन अभी आपकी ही हाई कोर्ट में है जी, उन्हें क्यों ट्रांसफर उनका बदला गया, ये भी हमको सबको कम से कम अंदाजा तो है ही। अभी संविधान को इन्होंने नहीं बदला, लेकिन उनको बदलने की जरूरत है क्या है? कहेंगे वो उठ जाओ तो उठ गए, कहेंगे बैठ जाओ तो बैठ गए। यस मैन नहीं सर, उससे भी ज़्यादा कुछ आप कह सकें। जिस दिन लोग जाएंगे कि मुख्यमंत्री जी के साथ इनका खाना पीना उठना बैठना है तो आपसे ज़्यादा मुख्यमंत्री जी के यहाँ अब जज बनने के चक्कर काटेगा। अगर सरकार नहीं मान रही है तो आगे क्या? लोकतंत्र यानी लोगों का तंत्र, और जब लोकतंत्र बीमार होता है तो सबकी नज़र एक तरफ होती है, वो है न्यायपालिका। सबको ये उम्मीद होती है कि जो भी जनता के संस्थान हैं, जनता के लिए बनाए गए संस्थान हैं, वो जनता के लिए काम करेंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो लोग न्यायपालिका की तरफ जाते हैं आखिरी उम्मीद लेकर। लेकिन जब आखिरी उम्मीद ही हल्की पड़ जाए और हल्की लगने लगे, उम्मीद टूटने लगे, तो फिर सवाल उठते हैं कि आदमी अब कहाँ जाएगा, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। अगर देश की सबसे बड़ी अदालत अन्य अदालतों से होकर सबसे बड़ी अदालत तक मायूसी हाथ लगने लगे तो फिर उम्मीद टूटने लगती है, और उम्मीदों का टूटना लोकतंत्र के लिए बड़ा ख़तरनाक होता है। तो आज एक बार फिर से मैं पहुंचा हूं कुछ धुरंधर अधिवक्ताओं के बीच प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, और आज हम आप लोगों से बातचीत करेंगे कि न्यायपालिका में किस तरह की समस्याएं हैं। भ्रष्टाचार से लेकर कई जो हाल फिलहाल की घटनाएं हुई उन सब पर चर्चा की जाएगी। हमारे साथ इलाहाबाद के और इस राज्य के जाने माने अधिवक्ता श्री के राय जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। आपको बता दें कि दशकों पहले आप उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आए थे, और प्रयागराज में आप जो जानी मानी यूनिवर्सिटी है दुनिया भर में जिसका नाम रहा है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो सर, लंबा अनुभव है आपका न्यायपालिका में। कहा जाता है कि न्यायपालिका के 2 अंग हैं, बार और बेंच। बार की जिम्मेदारी है कि बेंच को टाइट करके रखे आम भाषा में। तो जब आप इस क्षेत्र में आए थे, जब आपने वकालत शुरू की, तब और आज में क्या अंतर देख रहे हैं? दोनों स्तर पे गिरावट आई है, लेकिन न्यायपालिका में जो बेंच की गिरावट है वो तो ऐतिहासिक है, और उसके बारे में हमने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि 7 दशक की आज़ादी के बाद इस देश की नौकरशाही भ्रष्ट हो गई। राजनेताओं के इशारे पे नाचने वाली नौकरशाही हो गई। राजनेता जो दुनिया की महाशक्तियों के कदमबोसी में लग गए, कोई अमेरिका से लेकर और जितने कॉरपोरेट कंपनियां उनकी सेवा में लग गए। लग रहा था कि प्रकाश का स्तंभ हमारा न्यायपालिका है। जब न्यायपालिका ने गांधी के हत्यारे को फांसी दिया तो लगा कि न्यायपालिका के अंदर न्याय करने की एक जिजीविषा है, एक ललक है। लेकिन आज खुद वो फांसी के तख्ते पर आकर खड़ी हो गई न्यायपालिका। न्यायपालिका खुद फांसी के तख्ते पर खड़ी हो गई है, और उससे अंतिम इच्छा पूछा जा रहा है कि अब आखिर में क्या चाहते हैं। आप अपने लड़के को जज बनाना चाहते हो, या अपने लड़की को तमाम कॉरपोरेशंस के वकील बनाना चाहते हो, या अपने भाई का एलिवेशन चाहते हो। अब कुल मिला के एक छवि बन गई है
कि आप अगर जज हैं तो अपने परिवार को आप जुडिशरी में दाएं बाएं जो इस तरह के लोग हैं जो पढ़ने में अच्छे नहीं थे, जो अच्छे संस्थाओं में एडमिशन नहीं पाए, जो किसी तरह से लॉ पास किए। हमने तो सुना कि जस्टिस गवई ने भी अपने परिवार के 2-3 लोगों को जज बनवा दिया, जाते जाते भाई है कि भतीजा है कि गुरु का लड़का है। जी जी। तो अगर आप इसलिए सर्वोच्च आसन पर आपको बैठाया गया कि आपको देखने की सीमा समाज और देश के अलावा अपने परिवार तक, अपने जात बिरादरी तक सीमित हो, तो न्यायपालिका को कौन बचा सकता है? पूरा का पूरा इलाहाबाद जैसे हाई कोर्ट की सारी वकालत का जो क्रीम है वो जज पुत्रों के हाथ में है। और इसके एक खिलाफ बार फिर से मैं चाहूँगा कि इस लाइन को आप दोबारा करें। इलाहाबाद हाई कोर्ट का मौजूदा हालत यह है कि जो मुकदमे जो क्रीमी मुकदमे होते हैं, जिसमें बहुत जो अट्रैक्शन होता है पैसे का, फेम का, नेम का, वो सारे के सारे मुकदमे जज पुत्रों के हाथ में करीब करीब पहुंच गया है। आज से 20-25 साल पहले पूरे देश में जस्टिस वेंकटचरैया जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जुडिशियल करप्शन की तरह वहाँ से आवाज़ उठी। आप सोचिए कि सीजीआई बोल रहा है कि जिनके बच्चे यहाँ वकालत करते हैं उनको सेल्फ ट्रांसफ़र अपना ले लेना चाहिए। उस कोर्ट में अगर वो वकालत करेगा तो निष्पक्षता पर सवाल उठेगा, भले वो निष्पक्ष हो। और उन्होंने बहुत सारे हाई कोर्ट से, इलाहाबाद में श्री रवि किरण जैन सीनियर एडवोकेट थे, पीयूसीएल के स्टेट प्रेसिडेंट, तो उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था। और उस दौर में कम से कम 15-20 माननीय न्यायमूर्तियों का ट्रांसफ़र हुआ। लोगों को लगा कि चलिए कुछ ये कम हुआ। आज तो उस हालत को अगर आप से आज की तुलना करें तो लगेगा कि 100 गुना ये बढ़ चुका है। भ्रष्टाचार, मैं भ्रष्टाचार जैसे शब्द को यहाँ नहीं रखूँगा, लेकिन पूरा का पूरा कब्जा कर लिया ना, पूरे प्रोफेशंस का सब कुछ। और बाकी जो बार में जीतते लोग हैं, इनसे हम उम्मीद करते हैं कि हज़ारों 15,000 20,000 की सदस्यता वाली बार है, न बैठने की जगह है, न आराम करने की जगह है, न कोई प्रॉपर लाइब्रेरी है, न रिक्रिएशन है, न रिफ्रेशमेंट है। और इनकी छवि है कि फलाने कोर्ट में इनको खड़ा करिए, इनकी फ़ीस 5 गुना हो गई है, फलाने कोर्ट में इनको खड़ा करिए, इनका फीस 3 गुना हो गया। यहाँ एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश के न्यायालयों में खासकर हर जगह, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, शौचालय बड़े गंदे होते हैं। दिमाग ही गंदा है तो शौचालय भी गंदा है, शौचालय भी गंदा है। जहाँ से सोच रहे हैं वही जगह प्रदूषित हो गई। हमने इस हाई कोर्ट में एडी गिरी साहब को देखा, एसएस तिवारी साहब को देखा, टीपी सिंह साहब को देखा, इवन बीसी मिश्रा को देखा, जो जुडिशरी से टकराते थे। जजों उनके कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, तो वो पूरे संस्था के प्रतिष्ठा के लिए। आज कोई उदाहरण नहीं। अनिल तिवारी जी अभी जुडिशल करप्शन के खिलाफ एक बार अभी परचम उठाए थे, लड़े थे, लेकिन कोई नहीं बोलने को तैयार है। एक केवल माला बदला जा रहा है। इनका ये आए हैं, इनका स्वागत होगा, ये जा रहे हैं, इनकी विदाई होगी। यह हिंदी दिवस है, यह उर्दू दिवस है, यह होली समारोह, यह ईद मिलन है। एक पूरा सेलिब्रेटिव मूड में है। हालत हाईकोर्ट के अधिवक्ता जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को, पूरी जुडिशरी में इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन हम एकदम सेलिब्रेटिव मूड में हैं। हमको लग रहा है कि अब जब तक हम पद पे हैं, हम इसको पूरा उत्सव में बदल देना है, निजी उपलब्धियों में बदल देना है। हमने यहाँ की बार को बहुत लड़ाकू देखा। यहाँ की बार और बड़े स्टालवर्ड्स भी थे। ऐसा नहीं था यहाँ पर वीके शुक्ला साहब, अमरीश शर्मा साहब, यूएन शर्मा साहब जैसे बड़े सेलिब्रेटेड वकील यहाँ पर बार के पदाधिकारी हुए। उसके पहले तो कहना ही नहीं था। केसरीनाथ त्रिपाठी से लेकर एनपी से अस्थाना से लेकर और खरे साहब तक। तो ये समस्या क्यों है? क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा बदलाव क्यों होगा? एक समय ऐसा था जब टकराने वाले लोग थे, इसलिए इसका वजह है कि वो जुडिशरी को ये समझा पाने में सफल होते थे कि बार के हित को सर ऊपर रखना पड़ेगा। हमको आपसे कोई पर्सनल गेन नहीं चाहिए, लेकिन हम एक कलेक्टिव हमारी बार्गेनिंग है। बार के बारे में सोचिए। अब लोग पर्सनल गेन के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अब जुडिशरी में भी अब ईमानदारी की कमी हो गई है।
बहुत सारे जजों के बारे में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। दूसरे, ये जो नया सिस्टम चला 2014 से, ख़ास तौर पर 2019 से, कि ये जो नागपुर स्कूल ऑफ जुडिशरी है, अब ये तो हो गया कि अगर आपको कुछ भी बनना, अगर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना हो, वाइस चांसलर बनना हो, संस्था के डायरेक्टर बनना हो, आपको चपरासी भी बनना है, तो आपको प्रमाण देना होगा कि आप जो है नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि के प्रति आप श्रद्धा से सर झुकाए हुए हैं। आरएसएस की बात कर रहे हैं। आरएसएस की बात कर रहे हैं। आरएसएस के बिना ग्रीन सिग्नल के आपको कहीं भी किसी तरह की नियुक्ति के लिए जो आप दर दर भटकने को, जुडिशरी में साफ दिखाई दे रहा है। हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि लोग राजनीतिक मंचों पे जहाँ सिटिंग जज इस तरह के सार्वजनिक स्थानों पे जहाँ पर कोई सियासी मसला हो, लेकिन अब संघ के जो आनुषंगिक संगठन हैं उनके मंचों को शोभा बढ़ा रहे हैं हमारे ऑनरेबल जजेस। उनके प्रशिक्षण कार्य, यादव जी तो फंस गए। यादव जी को तो साबित करना था कि हम पिछड़े जात समाज से हैं, लेकिन हम हिंदुत्व के पैरोकार हैं। वो लोग उन लोग के बारे में सोचिए जो इस मंचों पे इस तरह से बोल नहीं रहे हैं। उल्ला मुल्ला चार बीबी और ये सब बोलते नहीं, लेकिन दिमाग से सारा कुछ कर रहे हैं। अभी लव जिहाद का केस आ जाए फिर देख लीजिए, अभी गोकशी का कुछ आ जाए फिर सुन लीजिए। अभी जो ऑब्जर्वेशंस भी करते हैं ऑनरेबल जजेस, जो ऑब्जर्वेशंस करते उसी से लग रहा है कि इनका बेंट ऑफ माइंड क्या है। तो ये बड़ा दुखद है कि एक विचार विशेष का जो एक कम्युनल आइडियोलॉजी लेकर चल रही, जो देश में के लिए डिवाइसिव है। हमारा से जो प्रियम्बल पढ़िए, फंडामेंटल राइट पढ़िए और सारे अनुच्छेद देखिए, हमारा एक सेकुलर संविधान है। हमारे में किसी तरह के भेदभाव, जात या किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं। आप ये कहना चाहते हैं कि जुडिशरी के भीतर खासकर इलाहाबाद में सांप्रदायिकता प्रवेश कर चुकी है? पूरे हिंदुस्तान की जुडिशरी में ऐसे लोग ही की एंट्री मिल रही है जो आरएसएस के विचारधारा के पैरोकार हैं। और हमारे मतलब जो और कोई हाँ जी, कॉलेजियम है। कॉलेजियम सिस्टम में अगर अच्छे हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट में जितने अच्छे वकील हो शायद हिंदुस्तान के किसी हाई कोर्ट में न हो, जिनके अंदर जज बनने की पोटेंशियल है। आप उनको जज न बना के थके हारे रिटायर्ड जजों को, जो बेसिकली ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट जज के लाइन से आए हैं, उनको जज क्यों बना रहे हैं साहब? इसलिए कि उनसे डील करना आपके लिए आसान होगा। उनको अपने एक नया जीवन दान देकर उनसे आप फ़ायदा उठाएंगे। हमारे जो ब्रिलियंट यंग लड़के हैं जो साधारण परिवारों से आए हैं, जो जज की बेहतरीन जज हो सकते हैं, उनको क्यों नहीं अवसर दे दें? तो जब कॉलेजियम में ऐसे न्यूट्रल वाले जजों का नाम भी आता है तो कॉलेजियम पे ये दबाव बनता है कि हम हमारे विचार मानिए तो हम भी आपके दो का लाइन क्लियर करें। ऐसा ना होता तो जस्टिस कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट झांकने का अवसर नहीं मिला। नोहिंगटन नारिमन के वक्तव्य पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा कि मैं कॉलेजियम की बैठक नहीं होने दूंगा जब तक जस्टिस कुरैशी का, अकील कुरैशी का नाम नहीं आएगा, और नहीं आया। आप देख लीजिए, दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस मुरलीधरन थे जिन्होंने दिल्ली दंगे के वास्तविक अपराधियों की शिनाख्त कर ली थी और कहा कि कल इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। रात में ट्रांसफर, आधी रात को उनका ट्रांसफ़र हो गया है। और कितने उदाहरण है, संभल वाला उदाहरण देख लीजिए जी। इन सारे केसेस पर मानेंगे तो जैसे समस्या तो है, आप भी मान रहे हैं, हम भी मानते हैं और आम जनता भी मानने लगी है। ये अलग बात है कि शायद न्यायपालिका में बैठे मिलाड़ लोग अभी नहीं मानने को तैयार है। मिलाड़ लोग भी घुटन में हैं। मिलाड़ लोग भी फील कर रहे हैं कि वातावरण अब ऐसा नहीं। वो चूँकि उनके वो एक खास जज को पर बहुत सारे सेल्फ इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस में चलना चाहते हो तो बोलते नहीं, लेकिन जो बोलना चाहता है उसको कोई चुप भी नहीं करा सकता है। जस्टिस नाग रत्ना कोई मामूली जज है, सुप्रीम कोर्ट में CJI रहेंगी कुछ दिनों तक। क्या नहीं कहा उन्होंने जो लगा कि इस देश के संविधान और लोकतंत्र और सेकुलरिज्म को बताने के लिए जरूरी। चीफ इलेक्शन कमीशन के चेहरे पर से उन्होंने ये सारे नकाब नोच लिए, मुखौटे उतार दिए और कहा कि सियासी पार्टियों के कहने पर आपका कहना यही चाहते हैं कि आप सियासी पार्टियों के कहने पर आप काम कर रहे हैं, आप इस संस्था को न्यूट्रल नहीं बना सकते। उन्होंने स्टूडेंट के बीच में बेंगलोर में कहा
कि ये जो नोटबंदी है इसके जरिए ब्लैक मनी को वाइट किया गया। सी इज ए सिटिंग जज। उन दुनिया में डिसेंटिंग जजमेंट्स को बहुत कंसीडर नहीं करते, लेकिन यही ऐसी जज हुई हैं जिनके डिसेंटिंग जज पे चर्चा होती है, जिस पे उन्होंने बहुमत के राय के खिलाफ अलग से जजमेंट लिखा। जस्टिस भुइयां का देख लीजिए। जस्टिस भुइयां ने कहा कि सियासी दबाव में ये जज का ट्रांसफ़र हुआ। जब मुरलीधरन साहब को मध्य प्रदेश से यूपी भेजा गया तो उन्होंने कहा कि अतुल श्रीधरन साहब को, तो बीइंग ए जज, वो सर्विंग जज, उन्होंने कहा ये तो ऊपर से दबाव आया था। और इसमें तो कॉलेजियम ने माना भी था कि सरकार के कहने पे हमने ये चेंज किया है। जी। अच्छा, आपने, चूँकि मैं ये सवाल आपसे करने वाला था, आपने खुद ही छेड़ दिया। जस्टिस अतुल श्रीधरन अभी आपकी ही हाई कोर्ट में है जी। उन्हें क्यों ट्रांसफ़र उनका बदला गया, ये भी आपको, हमको सबको कम से कम अंदाज़ा तो है ही, भले ही वो लिखित रूप में ना हो। उन्होंने बीजेपी नेताओं के खिलाफ कुछ आदेश दिए थे, तो उन्हें अब बीजेपी सच कह के तो उन्होंने नहीं आदेश दिया, उन्होंने तो उनके इलीगलिटी अनकॉन्स्टिट्यूशनल उस पर, मैं मूल की बात करता हूँ, इसलिए जो मूल था वो मैंने बोल दिया जी। तो इसके बाद से लोग ये अंदाज़ा लगा चुके थे कि अब कुछ ना कुछ तो होगा ज़रूर। उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट लाया गया, सीनियरिटी उनकी ख़राब की गई, यानी ये माना जाए कि अब हाई कोर्ट के जजों को भी इस तरह से परेशान करके, उनका नुकसान करके, उनका भविष्य खराब करके उनको दबाव में लेने की कोशिश हो रही है, ऐसा मानते हैं आप? हाँ, लेकिन जो दबने को तैयार नहीं वो नहीं दबेगा। जस्टिस अतुल श्रीधरन साहब ने वहाँ कहा, सोफिया कुरैशी जो हिंदुस्तान की सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी जो ब्रीफ कर रही थी बहादुरी के साथ, उसको भाजपा के मंत्री ने कहा कि आतंकी के महंत से भी हम बुलवा रहे हैं, दलित के ऊपर पेशाब कर रहे हैं। तो आप एज ए जज तो आपने वही किया ना जो कॉन्स्टिट्यूशन की वॉइस थी। अतुल श्रीधरन साहब तो बहुत अच्छा काम किए थे, उस सजा के लिए का तो पाने का काम नहीं किया। मैंने बाकायदा अपने वीडियोस में कहा भी था कि गुलाब का फूल चाहे जहाँ भी हो वो खुशबू ही देगा। इलाहाबाद में आपने भेजा, इलाहाबाद में सीनियर जज थे, इम्पोर्टेंट जुरिडिक्शन में थे, किसी भी तरह के स्टेट एक्शन को हमारे जज साहब थे, जस्टिस आर एस जैदी, वो कहते थे कि नमक बराबर भी इलीगलिटी अगर स्टेट के एक्शन में है तो हमारा काम उसको स्टे करना। हम स्टे के लिए बहुत बड़ा वायलेशन नहीं हमें चाहिए, नमक भर हो तो बुल्डोजर। स्टेट के पास पावर है, कुछ भी कर सकता है, और जुडिशरी को इसे कंट्रोल करने का पूरा पावर, जितना भी निरंकुश हो जाए नौकरशाही, जुडिशरी उसको पालतू बना के रख सकती है, उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत है, कोर्ट की ताकत है। तो अतुल श्रीधरन साहब ने यहाँ पर किया, आप नमाज नहीं पढ़ने दिए, आपने कहा घर में कैसा नमाज पढ़ रहे हो भाई, कोई पुलिस की रिपोर्ट भी नहीं है कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, सामाजिक तनाव है, सिर्फ इसलिए कि उसका मुस्लिम एंगल है। आपने बुलडोजर जैसे के तैसे जहाँ लगा दिए। तो क्या इन्हीं चीज़ों का असर है कि रोस्टर वगैरह चेंज कर दिया गया उनको? रोस्ट कर दिया गया उनको, रोस्टर चेंज करने, यही तो मुझे लगता है कि हमारे चीफ जस्टिस साहब को हम लोग बहुत अच्छा मानते हैं, अभी भी मानते हैं, जेन्युइन है, सिंसियर आदमी है, और किसी तरह का दबाव नहीं लग। लेकिन ये दबाव नहीं तो क्या था? ये दबाव नहीं था, ये तो कॉलेजियम ट्रांसफर रोस्टर तो चीफ जस्टिस करते हैं। तो आप एक इतने गंभीर और सीनियर और सिंसियर जज को आप हस्बैंड वाइफ का झगड़ा सुलझाने के लिए कोर्ट में भेज दिया है। आप ये ठीक है कि जहाँ भी रहेगा वो तो जज की ड्यूटी है, चीफ जस्टिस का विशेष अधिकार है, लेकिन संदेश क्या है? जब सरकार के खिलाफ उन्होंने ऑर्डर देना शुरू किया तभी हमने रोस्टर चेंज किया। और इसलिए भी उठ रहा ऑनरेबल यहाँ की कॉलेजियम और चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस को, कि अभी अभी जो संभल वाले जज ने कितना जस्ट एंड प्रॉपर काम किया था, कि एक बेअंदाज सीओ अनुज चौधरी जो विश्व हिंदू परिषद के जुलूसों में आगे आगे गदा लेके चल रहा है, जो मुसलमानों से कह रहा है कि रंग खेलना नहीं है तो घर में छिपे रहना, बाहर आओगे तो रंग खेला जाएगा तुम्हारे साथ, और क्या क्या नहीं बक रहा है, और उसने फायरिंग करवा दिया। वहाँ एक तरह से स्टेट का द्वारा मर्डर किया गया अल्पसंख्यक का। कोर्ट ने मिनिमम कहा कि इन पर FIR करने से इनको सजा थोड़ी मिल गई, या FIR इनके जांच तो होनी चाहिए। SP साहब कह रहे हैं FIR करेंगे ही नहीं, ऐसे कैसे FIR करना? अच्छा, ऐसा उदाहरण आपने पहले भी देखा था कि कोर्ट आदेश दे और SP साहब कहेंगे नहीं FIR नहीं होगी?
एसपी साहब, उसके बाद एसपी साहब चले जाते हैं मुरादाबाद ट्रेनिंग में। अगर किसी एसपी की यह हैसियत हो जाए कि कोर्ट के आदेश को हम नहीं मानते हैं, तो अगले दिन राज्यपाल के यहाँ से माननीय महामहिम हर्षित हो जाते हैं उनको निलंबित करने के लिए। ये पहली बार है कि वो बेखौफ है हमारे एसपी साहब। कोई उनका कुछ जिसको कहा जाता है ना, उखाड़ नहीं सकता वो। और वो प्रमाणित भी हो गया। हमारे कॉलेजियम ने उनको न सिर्फ ट्रांसफ़र किया बल्कि डिमोट किया। वो सीजीएम से सिविल जज हो गए और उसी जज को वहाँ पर बुला लिया जिस जज ने वहाँ पर कहा था कि इसका सर्वे होना चाहिए। आदेश के 2 घंटे के अंदर जुलूस जय श्री राम के नारों के साथ लोग प्रवेश किए। आदेश से ये आग लगी थी, उनको प्रमोशन मिल गया। हाँ, और जिन्होंने न्याय देने का काम हमारे देखिए अधिवक्ता मंच के सहसंयोजक हैं शहीद भाई, हमारे संयोजक जी, बट इन्हीं लोगों ने पहल कदमी ली। ये संगठन ने पहले, और हमने और राजवेंद्र जी ने चीफ जस्टिस साहब को चिट्ठी लिखी कि साहब ये ऑर्डर विड्रा करना चाहिए, गलत संदेश जा रहा है। हमारी तो इच्छा है कि हमारे जज की तरफ कोई आंख न उठा के देख सके, कोई नींद में भी न बड़बड़ा सके कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के किसी जज के ईमानदारी में कोई। अच्छा, जब अब जलते हुए नोट के फोटो आएंगे और उसको बचाने की भी कोशिश की जाएगी और उसको बचा लिया जाएगा अंततः, तो क्या क्या हम कहेंगे इसके बारे में। अच्छा, आपने जो अधिवक्ता मंच हम तो लोगों के बीच में रहते हैं ना, वकील तो फुट सोल्जर है। आपने जो अधिवक्ता मंच बनाया है, आप लोग अक्सर जनहित के लिए और जनता के लिए, जिनकी आवाज़ दबा दी जाती है, जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, उनकी आवाज़ बनते हैं, उनके लिए लड़ते हैं। तो मैं चाहूँगा ज़रा सा आप उसके बारे में ब्रीफ। मैं चाहूँगा कि हमारे संयोजक जी ही इसको बेहतर बता सकते हैं। देखिए सर की बात में मैं एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि जो हमारा जो संवैधानिक मैकेनिज्म है, उसमें जो उच्च न्यायालय है और जो उच्चतम न्यायालय, हमारे संविधान निर्माताओं ने ये व्यवस्था दी है कि 226 के अंतर्गत और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एग्जीक्यूटिव नागरिकों के अधिकारों को कर्टेल कर सकती है। यानी अधिकारी और नौकरशाह और पॉलिटिकल गवर्नेंस में बैठे लोग संवैधानिक अधिकारों को, विधिक अधिकारों के नागरिकों को कुचल सकते हैं। ये संभव है, ये हमारे संविधान निर्माता जानते थे। इसलिए आज जो ये बना दिया गया है कि सरकार के खिलाफ बोलना मतलब देश के खिलाफ बोलना, ऐसी बात नहीं है। संविधान में ये मैकेनिज्म इसीलिए दिया गया कि जो पावर में है वो पावर का दुरुपयोग करते हुए नागरिकों को उत्पीड़ित कर सकता है, उनके अधिकारों को रौंद सकता है। इसीलिए उसकी सुरक्षा का मैकेनिज्म संविधान निर्माताओं ने दिया। 226 में 5 प्रकार की रीटें निर्गत करने का राइट हाईकोर्ट को है। सिमिलरली 32 में सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के अधिकारों का और संविधान का संरक्षक है। आज जो ये चलन में आ गया है कि गवर्नमेंट के फेवरेबल जजमेंट दे रहे हैं, संविधान में जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की भूमिका है, वो गवर्नमेंट के खिलाफ नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए आप बीच में खड़े होंगे। लेकिन अब ये दिख रहा है पूरे तौर पर कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स पूरे देश के अपनी उस संवैधानिक जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं। न्याय होने के साथ साथ न्याय होते हुए दिखना चाहिए, ये एक कॉन्सेप्ट है। आप अगर लगातार देखिए कि जस्टिस मुरलीधरन का नाम सर ने लिया, उन्होंने एक जस्ट ऑर्डर किया, रात में ट्रांसफ़र हो गया। सिमिलरली जस्टिस श्रीधरन का नाम, फिर उसी सीरीज में वो जो संभल के जो न्यायाधीश थे, सीजेएम थे, उनका उस समय ट्रांसफ़र होना, और उसके साथ ये जो रोस्टर चेंज हुआ है। हाल ही में मैं एक और जोड़ दूं, राजस्थान में एक जस्टिस गुप्ता जी थे, उनको भी सेट के खिलाफ उन्होंने सेम डे ट्रांसफर और सेम डे ट्रांसफर हो। तो ये घटनाओं को आप एक सीरीज में देखेंगे। हम ये मानते हैं कि रोस्टर बनाने की जिम्मेदारी चीफ जस्टिस की है, उनका पूरा विशेषाधिकार है, वो तय करेंगे कौन जज कौन से मामले सुनेंगे। लेकिन सबसे ऊपर बात यह है कि न्याय होते हुए दिखना चाहिए। ये घटनाक्रम क्या दिखा रहा है? एक तरफ एक सीजीएम ने ऑर्डर किया और सीजीएम का ट्रांसफर हो जा रहा है। पुलिस वाले जो कह रहे थे कि हम सीजीएम के ऑर्डर को नहीं मानते, उनका कुछ नहीं होता है। तो न्यायपालिका किस तरीके से दबाई जा रही है, और ये कौन कर रहा है? प्रदेश की सर्वोच्च न्यायालय में बैठा हुआ मुख्य न्यायाधीश। जो ट्रांसफर होते हैं वो मुख्य न्यायाधीश के साइन से, उनके कंसेंट से होते हैं, रजिस्ट्रार जनरल करते हैं। तो संभल के न्यायाधीश को जहां प्रोटेक्ट किए जाने की जरूरत थी, वहां उनको ट्रांसफर कर दिया गया। जस्टिस अतुल श्रीधरन ने इस ट्रांसफर को आप सजा का नाम दे सकते हैं? डेफिनेटली। और ये केवल एक न्यायाधीश के लिए नहीं है, ये पूरे प्रदेश की जो लोअर जुडिशियरी है उसको क्या संदेश है कि पुलिस के खिलाफ तुम
अपने जो तुम्हारे दायित्व हैं संविधान में, कानून के हिसाब से तुम नहीं चल सकते हो, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कुछ नहीं कहा था कि किसको सजा होगी। ऑर्डर तो यही था। देखिए, क्रिमिनल लॉ में अगर कोई इंजर्ड विटनेस है तो उसका बड़ा महत्व है, क्योंकि घटना उसके साथ हुई है और इस मामले में इंजर्ड विटनेस मौजूद है जिसकी गवाही बहुत महत्वपूर्ण है उस घटनाक्रम के बारे में, और उसकी ओर से जो ये एप्लीकेशन आई एफआईआर की, तो उसमें जांच होने की बहुत ज़रूरत थी। अगर रूल ऑफ लॉ होता, अगर देश में जो संविधान कहता है कि कानून का राज चलेगा, तो कानून के राज में ये होगा कि अगर इस तरीके का कोई विक्टिम है जो कह रहा है कि उसको टारगेटेड गोली मारी गई है और ये हत्या का प्रयास है, तो उसकी एफआईआर होगी और जांच होगी। लेकिन देखिए, नाक का सवाल बनाया उत्तर प्रदेश सरकार ने कि इसमें एफआईआर दर्ज करने के बाद जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती अधिकारियों के, वो सक्षम न्यायालयों में अपनी रेमेडी अवेल कर सकते थे, लेकिन एफआईआर ही नहीं दर्ज की गई। जबकि यहाँ इलाहाबाद उच्च न्यायालय का 3 जजों का फुल बेंच का एक फैसला है फादर थॉमस का, जिसके अनुसार ये है कि पुरानी जो सीआरपीसी थी 156(3) में जब एफआईआर लॉन्च करने का कोई ऑर्डर होता है तो अभी कोई अभियुक्त नहीं है, किसी के खिलाफ कोई फैसला नहीं है, इसलिए प्रोस्पेक्टिव जो अभियुक्त है वो उसको कोई राइट नहीं है कहीं चैलेंज करने का। जब एफआईआर लॉन्च हो जाए तब वो अदालत में जा सकता है। यहाँ ये अवेलेबल थी रेमेडी, लेकिन एफआईआर लॉन्च नहीं की गई। और सबसे दुखद ये कि सरकार के सबसे बड़े अधिवक्ता, अपर महाधिवक्ता, उन जिनके खिलाफ एफआईआर होनी थी, उन पुलिस अधिकारियों के साथ मिल करके और उस जजमेंट के खिलाफ जिसको प्रोटेक्ट करना था रूल ऑफ लॉ की सरकार को, वो उसके खिलाफ यहाँ पैरवी कर रहे थे अदालत में। और अदालत ने भी जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं कि एक ये फैसला लोअर जुडिशरी में बैठे हुए बहुत सारे जजों को संदेश दे गया कि जो पुलिस हमारे चैम्बर में आकर के पैरवी करती है कि इस मामले में इस तरीके का फैसला करना है और इस तरीके का नहीं करना है, अगर हम इसके बियॉन्ड जाएंगे तो हमारा भी ट्रांसफर होगा और हमारा भी डिमोशन होगा। तो आसान भाषा में यही था कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, डेफिनेटली। और ये अभी तक लोअर जुडिशरी तक ठीक था, लेकिन अब ये हाईकोर्ट में होता हुआ दिख रहा है कि जस्टिस अतुल श्रीधरन ने कहा कि संविधान ये पावर देता है। सरकार से पूछा कि आप बताइए कौन से कानून में ये लिखा है कि मैं अपने घर में 10-20 लोगों को, कितने लोगों को इकट्ठा करूंगा तो आपसे परमिशन लेना पड़ेगा। और सरकार को मानना पड़ा वहां पर अदालत में कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें अपने घर में लोगों को इकट्ठा करने के लिए परमिशन लेना पड़े। इसके बावजूद उन्होंने जो फैसला किया कि उनका राइट है कि वो कितने लोगों को इकट्ठा करेंगे, तो बोला गया कि लॉ एंड ऑर्डर का सवाल पैदा हो जाएगा। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी आपकी है। जब ये सवाल पैदा होगा तो आप उसको देखिएगा, नहीं देख सकते तो इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन फिर क्या हुआ, रोस्टर चेंज किया गया और फिर दूसरे बेंच में वो पूरा मामला पलट गया। जिन लोगों को सिक्योरिटी दी गई थी, जिन लोगों के खिलाफ, जिन अधिकारियों के खिलाफ कंटेम्प्ट के नोटिस इशू हुए थे, वो सब वापस हो गए। तो ये दिखाता क्या है कि भले चीफ जस्टिस को ये राइट है कि वो डिसाइड करें, लेकिन न्याय होता हुआ नहीं दिख रहा है। इन घटनाक्रम को अगर आप एक सीरीज में देखेंगे तो दिख रहा है कि उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय लगातार सरकार के खिलाफ जो नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण की उनकी जिम्मेदारी थी, उससे कंप्रोमाइज करते हुए सरकार के पक्ष में फैसला करने या सरकार जो चाहती है उस तरीके के फैसले करते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, अधिवक्ता मंच के बारे में आप बोलने वाले? अधिवक्ता मंच, हम लोग जिन बैकग्राउंड से आते हैं, सामान्य गरीब परिवारों से आकर के, और हम लोगों ने पढ़ाई किया और यहाँ पे वकालत कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि हमारी एक जिम्मेदारी है समाज के प्रति। और जो भी संविधान और कानून को जानता है वो ये जानता है कि हमारी रोजी रोटी एक अलग सवाल हो सकता है, लेकिन हमारा जो काम है वो लोगों को न्याय दिलाने का काम है। हम उसमें एक इंस्ट्रूमेंट हैं। हम लोगों की पीड़ा को न्यायालय तक लाते हैं और न्यायालय से लोगों को राहत दिलाने का काम करते हैं। इस दौर में इस तरीके की चीज़ें हुई, खास करके नागरिकता आंदोलन के समय में उत्तर प्रदेश में 22 नौजवानों को पुलिस ने गोली मार दिया। कानपुर की एक घटना हुई थी जिसमें एफआईआर का एप्लीकेशन जो दिया गया था उसमें कहा गया था कि जब दंगा हुआ तो दुकान में काम करने वाला लड़का शटर गिरा रहा था और उसमें पीछे से गोली मारी गई। इसके पूरे एविडेंस थे। यहाँ पर राय सर ने पीयूसीएल की ओर से पीआईएल किया था, जस्टिस गोविंद माथुर की बेंच में सुनवाई हो रही थी। तो इस तरीके की घटनाएं हुई कि पुलिस ने टारगेटेड गोली चलाया। उसके पहले मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि जिन लोगों ने दंगा किया उनसे बदला लिया जाएगा। ये बदले का न्याय जो जंगली न्याय कहा जाता था उसको अब रूल ऑफ लॉ से रिप्लेस करके बदले को न्याय बनाया जा रहा है। ऐसे दौर में हम लोग ने मिलकर के, कुछ अधिवक्ताओं ने जो
पब्लिक के काज को लेकर के जो जन आंदोलन होते हैं, जो लोकतंत्र की जान है, लोकतंत्र बचा रहेगा। लोकतंत्र में नागरिक का जिम्मेदारी है कि जो कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोलें, और अगर बोलने के लिए 4 लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो जिस तरीके से ये सरकार कुचल देना चाहती है मुकदमे लाद करके, और यहाँ पर पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी सरकारी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर उनके एजेंडे को लागू करने पर आ जाते हैं, जबकि उनको कानून के अनुसार चलना है, लेकिन वो आका के इशारे पर या उसको खुश करने के लिए इस तरीके की लोकतंत्र को बचाने की जो उठती हुई नागरिकों की आवाज़ें हैं उनको कुचलने के लिए जिस तरीके से प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है, हम लोगों ने महसूस किया कि इस तरीके से जो लोग विक्टिमाइज किए जा रहे हैं अपने नागरिक कर्तव्यों के पालन करने के कारण, उन लोगों को अदालत में जो सापेक्ष न्याय की गुंजाइश है उसमें हम लोग एक सहयोग करके उनको न्याय प्रदान करें। और इस क्रम में हम लोगों ने सीए एनआरसी आंदोलन के समय में जिन लोगों को विक्टिमाइज किया गया, कहीं पर कोई हिंसा नहीं हुई, लोग सामान्य तरीके से बैठे थे धरने पर, फिर भी मुकदमे, झूठे मुकदमे लादे गए, उसमें हमने लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश किया। मऊ में बहुत सारे लोगों को इस तरीके से विक्टिमाइज किया गया था, उनके हमने मुकदमे किए, फ्री ऑफ कास्ट किए। अलीगढ़ में इसी तरीके के मुकदमे हुए थे, इलाहाबाद में हुए, और इस तरीके के बहुत सारे केसेज हम लोगों ने किया। साथ ही साथ हम लोग अधिवक्ता मंच के बतौर हम समझते हैं कि जो नए कानून लाए जा रहे हैं, जो नई पॉलिसीज लाई जा रही हैं, उसको अधिवक्ता होने के नाते हम बेहतर समझ सकते हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी हम समझते हैं कि इन सब कानूनों पर अधिवक्ताओं के बीच में और सामान्य लोगों के बीच में चर्चा करके उसके प्रोज एंड कॉन्स को बताया जाए। इसलिए जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने आंदोलनों के आड़ पर हिंसा के नाम पर लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टी छीनने का कानून लाया, उस पर भी हम लोगों ने विरोध भी किया, उस पर हम लोगों ने ज्ञापन किया, उस पर हम लोगों ने सेमिनार किए कि ये कितना घातक कानून है। हम लोगों ने चिट्ठियाँ लिखा चीफ जस्टिस को। यहाँ पर जो बुलडोज़र से यहाँ मोहम्मद जावेद पंप का जो घर गिराया जा रहा था, जो उनकी पत्नी के नाम से घर है, एक दिन पहले एक पुलिस के द्वारा रचा हुआ षड्यंत्र के तहत एक दंगा बनाया गया, जिसमें पुलिस की कहानी यह है कि 5000 लोग बम, पिस्तौल, कट्टा लेके पूरी तैयारी के साथ पुलिस के ऊपर आक्रमण कर दिए और चोटें आई 3 लोगों को, 3 पुलिस वालों को चोटें आई, और तीनों सिंपल इन नेचर के खरोच हैं। बाद में बंदूक, हथियार भी दिखाए गए थे। हथियार भी दिखाए गए, लेकिन चोटें 5000 लोगों ने पूरी तैयारी के साथ बम, पिस्तौल लेकर के अटैक किया और चोटें आई खरोच की 3 पुलिस वालों को। इस तरीके की कहानी बना करके जब जावेद मोहम्मद का घर गिराने की कोशिश हुई, हम लोगों ने कोशिश किया कि उसको बचाया जाए। चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखा, फॉर्मल पिटीशन किया, और 36 लोगों की लिस्ट लेकर के यहाँ का प्रशासन घूम रहा था जिनके घर गिराए जाने थे। लेकिन हम लोगों का जो अधिवक्ता मंच की ओर से जिस तरीके से रिएक्शन हुआ, जिस तरीके से हम लोगों ने सवाल को उठाया, उसके बाद जावेद के बाद और किसी का घर उस घटना पर नहीं गिराया जा सका इलाहाबाद में। तो सर, आपने अभी कहा कि अधिकारी जो है वो सरकार के एक तरह से एक पार्टी के पिट्ठू की तरह काम कर रहे हैं। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहना पड़ा कि पुलिस स्टेट नहीं बनने देना चाहते, नहीं बनने देंगे। इसका क्या इलाज है? क्यों अधिकारी इतने मनबड़ हो गए हैं? उनको संविधान से मतलब नहीं है, कानून से मतलब नहीं है, एक पार्टी के नौकर की तरह काम कर रहे हैं। तो उन अधिकारियों के खिलाफ आप लोग क्या करना चाहते हैं? देखिए, जो घटनाक्रम जहाँ पर आता है हम उस पर रिएक्ट करते हैं। अधिकारियों के खिलाफ भी जो संवैधानिक मैकेनिज्म में जो उनके खिलाफ कंप्लेन करने की है, उसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं। इलाहाबाद में जैसे जो घटनाक्रम हुआ था उसमें हम लोगों ने बहुत सारे ज्ञापन दिए, प्रदर्शन किए, लोगों को इकट्ठा किया। लेकिन लोकतंत्र में जब पूरी मशीनरी, सर ने कहा कि न्यायपालिका अपनी अंतिम इच्छा उससे पूछी जा रही है, उसको आत्महत्या, उसकी फांसी चढ़ाने के पहले न्यायपालिका अगर इस कैटेगरी पे खड़ी है कि उससे अंतिम इच्छा पूछी जा रही है और न्यायपालिका अपनी अंतिम इच्छा बता रही है कि रिटायर होने के बाद मुझे रीअपॉइंटमेंट मिल जाए, ये उसकी इच्छा है, तो संविधान और उसके जो सारे सिस्टम के जो मैकेनिज्म हैं वो ध्वस्त हो गए। तो इसलिए हम ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं उससे नागरिकों को जागरूक किया जाए, और इसका अल्टीमेट समाधान यही है कि लोग समझेंगे कि क्या हो रहा है, और लोग समझना शुरू कर चुके हैं कि क्या हो रहा है। लगातार हम जैसे बहुत सारे लोगों के प्रयास हैं पूरे देश में, और अपने अपने स्तर पे लोग कोशिश कर रहे हैं, हमसे बड़ी कोशिशें भी हैं। ये लगातार नागरिक होने का फर्ज अदा करते हुए जब लोग ये समझेंगे कि क्या गलत हो रहा है, तो इन अधिकारियों की भी गिरेबान पकड़े जाएंगे। और तो ये समाधान है कि लोग इन सब बातों पे चर्चा करें और इस तरीके के अधिकारियों के खिलाफ मुखर होकर के बोला जाए। आप बोल रहे हैं, हम लोग भी बोल रहे हैं, और ये सब एक सीरीज बनेगी
तो चीज़ें अच्छा, बदलेंगी। आपको नहीं लगता राय साहब, आपको नहीं लगता कि ये जो अधिकारी हैं, जैसे कोई किसी अधिकारी ने फर्जी मामले में किसी को गिरफ्तार कर लिया, अदालत ने पाया कि ये फर्जी मामला था, उस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, इतनी बात ठीक लगती है, लेकिन जिसने गलत किया उस पर बात क्यों नहीं आती? देखिए, उत्तर प्रदेश के डीजीपी लोग ये बात कहते हैं। मैं श्री प्रकाश सिंह की कही बात जो बहुत सेलिब्रेटेड, उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी अगर किसी को गलत गिरफ्तार कर रहा है या गलत उसने हिरासत में उत्पीड़न किया या गलत इनकाउंटर किया तो पहले तो उसकी नौकरी समाप्त करो। वर्दी पहनने लायक वो व्यक्ति नहीं है। लेकिन आज जो उत्तर प्रदेश के हालात हैं पिछले 6-7 साल से, आज इतना भयंकर जन असंतोष है। हर शहरों में नौजवानों के प्रदर्शन हो रहे हैं, महिलाएं सड़क पे आ जा रही, सरकारी कर्मचारी, पेंशन का सवाल, बिजली दर, हर चीज़ पर। तो जिन असंतोष को आप कोई इसका विकल्प नहीं दे रहे हैं। आपका विकल्प यही है कि हर जगह मंदिर मस्जिद कर दो, हर जगह हिंदू मुसलमान कर दो, हर जगह लव जिहाद कर दो, और उससे न हो तो पुलिस की वर्दी आगे करो। इस समय सबसे स्ट्रांग ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा है थाना। थानेदार कहता है कि हमको मुख्यमंत्री के अलावा किसी की हैसियत नहीं जो हमारा कुछ बिगाड़ सके। हम चाहेंगे तो हम थाने के गेट पर इनकाउंटर कर सकते हैं, हमको महाराज का सपोर्ट है। तो महाराज के का जो पूरा गवर्नेंस का तरीका है वह ब्यूरोक्रेसी बेस्ड है। 8-9 उनके जो नवरत्न ऑफिसर्स हैं उन्हीं का दिल दिमाग लगता है। बाकी जो है पूरा का पूरा हर जिले का पूरा कंट्रोल माफियाओं के हाथ में। इनके पार्टी के जो ईमानदार कार्यकर्ता हैं, जो संघ की शाखाओं में लोगों को ले जाते हैं, जो भाजपा के कार्यालयों में मीटिंग कराते हैं, उनको कोई नहीं पूछ रहा। विधायक से चीफ मिनिस्टर से मिल ही नहीं सकता, मंत्रिमंडल का कोई सदस्य ऑनरेबल चीफ जस्टिस चीफ मिनिस्टर से मिल ही नहीं सकता। तो सरकार चल रही है अफसरशाही के भरोसे और खौफ और आतंक से पुलिस के। कुछ भी करिएगा आपका समाधान पुलिस के पास। और पुलिस के पास उत्पीड़न ऐसा नहीं है कि जस्टिस देसवाल साहब अभी बहुत पुराने जज नहीं हैं, लेकिन उन्होंने साहस दिखाया। वो संविधान को समझने वाले जज हैं। उन्होंने कहा हम पुलिस स्टेट नहीं बनने देंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है। आपको लगता है कि आने वाले वक्त में उनको भी कुछ सजा वगैरह मिल सकती है? मैं नहीं समझता कि उनको सजा देने की हैसियत इस उत्तर प्रदेश सरकार की है। सरकार तो नहीं, हाँ, जुडिशरी के भीतर और जुडिशरी में भी अगर ऐसा होगा तो बार की तरफ से स्ट्राइक हो जाएगी, बार इसका प्रतिरोध करेगा। अगर जस्टिस देसवाल को यह कहने के लिए क्योंकि हर आदमी त्रस्त है, जज साहब लोग त्रस्त होंगे। पुलिस की इतनी जाति हो रही है और इतना उनके पास एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। उत्तर प्रदेश में आप गिन सकते हैं क्या कितने लोगों के घुटनों में गोली मारी गई है? कितने लोगों के हाफ एनकाउंटर कहते हैं और उसको उस ऑपरेशन लंगड़ा कहते हैं। और पुलिस के इनर सर्किल में उसको योगी जी इनकाउंटर कहते हैं कि ये योगी जी का कहना है कि सीने में भी मत मारो, सारा जिंदगी इसको याद दिलाओ। और किन लोगों के हैं? पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, और कौन है? विकरू के दुबे जी जैसे तो लोग गिने चुने हैं ना। कितने लोगों के इनकाउंटर हो रहे हैं। वो इनकाउंटर की कहानियाँ क्या, हम लोग भी इनकाउंटर पर जनहित याचिका कर रहे हैं, बलिया के और इलाहाबाद के। पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बताता है कि कैसे उसको आदमी को पकड़ के कितने नज़दीक से गोली मारी गई और शरीर पर कितने चोट के निशान। लेकिन ये प्रमोशन का जरिया हो गया। इनकाउंटर तो इंटरटेनमेंट हो गया। अच्छा, मन नहीं लग रहा है चलो किसी का एनकाउंटर कर ही रहे हैं तो ताकि अब आपको चौकी से थाना मिल जाए, थाना से कोतवाली मिल जाए। ये कितना सुप्रीम कोर्ट ने कहा साहब इनकाउंटर पे आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देना बंद करिए, नहीं तो गलत इनकाउंटर लोग करेंगे। बंद हो गई, पॉलिसी थी वो बंद हटा ली गई। अब बिना पॉलिसी के ऐसे लोग सुरखरू हैं जो जितने ज़्यादा जिनके लाठी में दम है। अच्छा, तो ये जस्टिस देसवाल साहब ने एक गंभीर सवाल उठाया और ये कोई उनका किसी से कोई व्यक्तिगत नहीं था, न किसी सरकार के खिलाफ न किसी पुलिस व्यवस्था। वो एक सोसाइटी को अगर चलाना है तो आप रूल ऑफ लॉ से चला सकते हैं। आप पुलिस के डंडे से ये कहना चाहिए, ये जुडिशरी को यही कहना चाहिए जो जस्टिस देसवाल साहब कह रहे थे। तो ये एक सेंसिबल सरकार को तो मान लेनी चाहिए बात को ना। अगर आपका अधिकारी गलत कर रहा है और माननीय न्यायालय कह रहा है कि ये गलत है तो
आपको एक बार सर झुका के न्यायपालिका को आदर करते हुए आपको मान लेना चाहिए। अगर सरकार नहीं मान रही है तो आगे क्या? देखिए, बनवाने के लिए तो हमारी न्यायपालिका बहुत मजबूत है। मनवाने के लिए तो चीफ मिनिस्टर को भी कोर्ट में तलब कर सकती सर, है। मुख्य सवाल तो यही है कि बहुत ताकत है, लेकिन वो किस काम की? लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि लेकिन धीरे धीरे न्यायपालिका के अंदर इतना दिमक लगा दिया है। संघ का जब आविर्भाव भारत की राजनीति में हुआ और सारी संस्थाओं को उन्होंने जकड़ लिया है, तो डेमोक्रेसी और ट्रांसपेरेंसी दो चीज़ों को पहले ख़त्म कर दिया। बड़ी बड़ी संस्थाएं खत्म हो गई, JNU, DU, जामिया, AMU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये विद्वान और ऑफिसर्स पैदा करने वाली यूनिवर्सिटी थी। सबको आपने समाप्त कर दिया, ऐसे हाथों में सब दिया कि लूट खसोट और अराजकता और मनमानी के अलावा कुछ नहीं इन कैंपसेस में हो रहा है। तो आपने पूरा गवर्नेंस का सिस्टम ही ख़त्म कर दिया। जुडिशरी ही अभी भी मैं कह रहा हूँ, ये सारे शरारत के बावजूद, सारे विचलन के बावजूद जुडिशरी के अंदर अभी आंतरिक शक्ति, अभी संविधान को इन्होंने नहीं बदला। ये बहस ये चला रहे हैं अपने बौद्धिक विचारकों के जरिए कि संविधान अपनी प्रासंगिकता खो चुका, हमको एक नया संविधान लेकिन बनाना। उनको बदलने की जरूरत है क्या? संविधान को कुछ हद तक तो बिना बदले ही वो सब कुछ कर रहे हैं। वो जो चाहे सो कर रहे हैं। वो करीब करीब हिंदू राष्ट्र जैसा बना ही चुके हैं कि वही होगा। फिर भी ये चाह रहे हैं कि हमने एक पार्लियामेंट बना दिया, नया न्यू विस्टा या क्या कहते हैं, तो हम एक नया संविधान भी बना दें। आखिर उन्होंने ये जो IPC CRPC एविडेंस की क्या जरूरत थी बदलने की, अमेंडमेंट करने की, तो उसमें पावर है। अच्छा, ज़्यादातर चीज़ें तो वही हैं, आगे पीछे करके नहीं, और बारीकी से देखिए कि कुछ चीज़ें बहुत खतरनाक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन को कहा कि बाहर करिए, सेडिशन से भी खतरनाक प्रावधान। जो पावर मजिस्ट्रेट को थी, जिसको मजिस्ट्रेट रूटीनली नहीं यूज करता था, वो पावर उन्होंने पुलिस को दे दिया है। सीजर का पावर और गिरफ्तारी का पावर, और आपको पुलिस कस्टडी में रहने का ड्यूरेशन बहुत बढ़ा दिया, जिससे कस्टोडियल टॉर्चर बहुत बढ़ जाएगा। इंट्रोगेशन के नाम पे आप फर्जी गवाहियाँ होंगी, लोग कहेंगे हाँ हम ही चोरी किए हैं, हम ही कत्ल किए हैं, हम ही अपहरण किए हैं। तो ऐसे तो हम कह रहे हैं कि उसको सेक्शन बदल दिया, लेकिन सब कुछ वही है। लेकिन आम आदमी का जो अधिकार है उसको बहुत सीमित कर दिया इस। अच्छा, अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में 5 पूर्व जजों को दोबारा से एडहॉक पे अपॉइंट किया गया, ये कहते हुए कि बहुत सारा मामला है, लंबित है, ये लोग आ जाएंगे तो थोड़ा मदद हो जाएगी। जो 5 नाम थे उनके बारे में यहीं से आवाज़ निकली कि जब ये पद पर थे तब क्या तो करते थे, तब तो इन्होंने काम किया नहीं, इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, अब क्या कर लेंगे? सर उससे बड़ी बात यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, उत्तर प्रदेश, मस्तिष्क, इतने उर्वर मस्तिष्क के नौजवान लॉ के प्रोफेशन में आते हैं। आप ऐसे जज को करिए ना, जैसे यहाँ पर जस्टिस काटजू थे, सैकड़ों केस रोज करते थे, और तमाम जस्टिस DP सिंह थे, और जस्टिस अंबानी थे, मैक्सिमम डिस्पोजल और कोई शिकायत नहीं। तो आप नए लोगों को ले आइए ना, जो ईमानदारी से जज, उसमें तो आप संघ के प्रशिक्षित लोगों को खोज रहे हैं, और ये बूढ़े थके हारे लोगों को जो डिस्ट्रिक्ट जज वाले थे और उनको आप इसलिए ले आ रहे हैं कि जो कहेंगे उठ जाओ तो उठ गए, कहेंगे बैठ जाओ तो बैठ गए। यस मैन नहीं सर, उससे भी ज़्यादा कुछ आप कह सकें। इसके अलावा ये भी है कि जो जिस संविधान की जिस पावर का इस्तेमाल करते हुए लाया जा रहा है, उसमें आर्टिकल 224A है, लेकिन उस 224A की एक्चुअल जो मंशा है वो अगर आप देखेंगे तो उसके भी ये विपरीत है। उसमें है कि जब कभी वहाँ के मुख्य न्यायाधीश को ये लगता है कि वर्कलोड बहुत बढ़ गया है, तो यहाँ तो ऑलरेडी 1980 में 160 जजों का रिकमेंडेशंस हुआ था कि 180 जज रहेंगे 1980 में। आबादी बढ़ने से उन्हें और बढ़ना चाहिए, और आज तक
60 जज कभी पूरा नहीं हुए। 1980 का जो क्राइटेरिया है वो उसको भी नहीं पूरा करते। वर्तमान में भी 112-15 जजेज हैं। तो वो तो तब था कि जब 160 जज पूरे हों, बावजूद इसके कार्य अधिक हो, वर्कलोड बढ़ा हो, तो कुछ लोगों को फॉर ए टाइम बीइंग एडहॉक जज के रूप में अपॉइंट किया जाए, या किसी खास पर्टिकुलर मकसद के लिए। जैसे भारत में अब तक 2-3 बार ये हुआ है। इलाहाबाद में भी एक बार जो अयोध्या और मस्जिद वाला मामला था, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मैटर था, उसके लिए ओपी श्रीवास्तव को स्पेशली उसके लिए अपॉइंट किया गया था। ऐसे मध्य प्रदेश में था, इलेक्शन पिटीशंस बहुत बढ़ गई थी, या कुछ खास इशू है जो उसका एक्सपर्ट है कोई, तो वो उसको मीट आउट करने के लिए यह व्यवस्था संविधान निर्माताओं ने दी थी कि अभी ज़रूरत पड़े कि मान लीजिए कि कोई ऐसा मैटर जो कोई बहुत एक्सपर्टाइज है जिसका, उसको फॉर ए टाइम बीइंग अपॉइंट कर दिया जाए। लेकिन यहाँ आप रेगुलर जो जज रिकमेंडेड हैं उनको तो आप अपॉइंट नहीं कर रहे हैं। और सर ने जैसा कि बताया, इतनी बड़ी संख्या में इतने यहाँ पर इनलाइटेंड ब्रेन के लोग हैं, और वो तो ऐसा है नहीं कि आपको मिल नहीं रहे हैं। उसके साथ साथ लोअर जुडिशरी से आप कुछ लोगों को प्रमोशन करते हैं, गिने चुने जजों को ये अपॉइंट कर रहे हैं, 2 जज 3 जज, यानी जैसे पूरा एक ये दिमाग में जो सिस्टम को चलाने वाले लोग हैं वो मान बना लिए हैं कि जब तक जिनका अपॉइंट करना है, जैसे वो बालिग नहीं हो जाएंगे, तब तक इसको हम स्टे रखेंगे। जब वो फिर आएंगे तो फिर हम उनको वो खारिज दाखिल की तरीके उनको जो है अपॉइंट कर दिया जाएगा। असल में सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का केस था, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन का, उसमें 2 जजमेंट्स आए और उन्होंने कहा, कॉलेजियम को उन्होंने स्थापित किया, लेकिन ये कहा कि जजेज स्ट्रेंथ के जो है वो टाइम टू टाइम रिव्यू होना चाहिए। तो रमेश जी जो कह रहे हैं, जिस पर राजवन जी ने अपनी बात कही कि जिस वक्त वो बना था उस समय 186 जज की स्ट्रेंथ हो रही थी, नंबर ऑफ लिटिगेशन और नंबर ऑफ वर्क, इसको देखते हुए आप सोचिए कि 30 साल बाद अभी कोई रिव्यू नहीं हुआ। अगर प्रॉपर रिव्यू हो जाए तो अब यहाँ पर 186 के दूने जज की ज़रूरत है। लेकिन अभी जितने पद भरे होने चाहिए अब मुश्किल से 100 मैक्सिमम होता तो 100 मैक्सिमम जब होता है तब, और अचानक 20-22 ट्रांसफर हो जाएंगे तो फिर वो घट जाता है। और पॉइंट तो करिए, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। 224 वाला जो अनुच्छेद है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है कि जब ऐसा हो जाए कि बड़ा कैलेमिटी हो जाए तो पूर्व सैनिकों को भी बाढ़ राहत में बुला के लगा दिया जाता है। ये जो पूर्व सैनिक हैं जुडिशरी के, इनके पीठ पे आप पिट्ठू नहीं ला सकते हैं। ये केवल आराम करेंगे और सरकार की सेवा करेंगे। अच्छा, एक तरफ हमारे बार से लीजिए ना, हमारे बार में राकेश पांडे जी हैं, चाहे वो शर्मा जी जो सेक्रेटरी, इन लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया इसको लेकर। मतलब ये जो है न्यायपालिका में अग्निवीर जैसा कॉन्सेप्ट लाया जा रहा था कि अगर ये चल गया तो हो सकता है परमानेंट अपॉइंटमेंट और उनके बर्डन, सारी सुविधाएं, संविधान ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उसको स्पेशल फंड, कंटिजेंसी फंड से उनका सैलरी का सब व्यवस्था किया ताकि गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट ना हो। लेकिन इस तरीके की चीज ला करके देखा जा रहा था कि अगर विरोध नहीं होगा तो हो सकता है कल को यहाँ पर भी शिफ्ट कर दिया जाएगा अग्निवीर सिस्टम, आपदा में एक अवसर बना लिया जाएगा। हाँ, और 160 जो रमेश भाई ने कहा वो आज तक कभी 160 की स्ट्रेंथ पूरी नहीं हुई। अभी भी 115 जज होंगे जिसमें 10 इस साल रिटायर होने जा रहे हैं और कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है कि उनके रिटायर होने के पहले। इसके लिए आवाज नहीं उठाते। उसका परिणाम यह हो रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट इस कदर से जानते हैं, यहाँ का जो ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैकलॉग है, जो कंप्यूटर पर चढ़ गया है, वो 12,26,291 केस का ये कंप्यूटर पर चढ़ चुका है। और इसका 3 गुना और मान लीजिए जो बैकलॉग है पुराने केसेस है। वकील फ्रेश केस दाखिल करता है, उसमें दूसरा वकील करना पड़ता है। साहब 1 महीना हो गया। हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस 24 घंटा जगे रहें और अपने चीफ जस्टिस वाली कुर्सी पर बैठे रहें, तब भी हाई कोर्ट में वो समाधान दे नहीं सकते, क्योंकि ये बियॉन्ड कंट्रोल होगा। खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है पानी यहाँ पर। तो इस कोई भी कैसे रोका जा सकता है? इसको रोका इसलिए जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2-2 बड़े जज, जो 7 जज 9 जज के बेंचेज ने जो तय किया, उसको आप लागू करिए। आप जो है पुलिस बल की संख्या बढ़ा रहे हैं, आप CRPF BSF सेंट्रल फोर्सेस की संख्या बढ़ा रहे हैं, आप जुडिशरी के लिए बिल्डिंग नहीं दे पा रहे हैं,
आप बार के लिए लाइब्रेरी नहीं दे पा रहे हैं, आप जजों की संख्या में नहीं वृद्धि कर रहे हैं, तो आपको वर्दी वाले नौकरी जो दमन कर सकें, जो आवाज़ को दबा सके, जो अपने ही जनता के खिलाफ उत्पीड़न का काम कर रहे हैं, उसमें तो आप सारी सुविधाएं बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन जो जिसके वजह से ये समाज चलेगा आज, अगर जजशिप अगर मजबूत रहेगी तो ब्यूरोक्रेसी भ्रष्ट होकर भी ब्यूरोक्रेसी को मजबूर कर सकती है अच्छा काम करने के लिए, अपनी निगरानी में करती। इस दुनिया में पहला देश है, तनहा देश है, जहाँ पर चिट्ठी लिखने को सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका के रूप में ले लिया था। वो जस्टिस भगवती, जस्टिस कृष्णा अय्यर, जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी, जस्टिस जीवन रेड्डी, ऐसे जजों का दौर था कि एक गरीब महिला चिट्ठी लिख रहे, हुसैना खातून कोई पिटीशन नहीं की थी, जिसके चलते बिहार के सारे अंडर ट्रायल को छोड़ा गया। हमारे वो पिटीशन लेकर नहीं आए थे बधुआ मुक्ति मोर्चे का स्वामी अग्निवेश, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। यहाँ डीके बसु जो सबसे बड़ा केस है हमारे फ्रीडम का, जो है इंडिविजुअल फ्रीडम का, और उसका डीके बसु को पिटीशन लेके नहीं गए थे। ये पावर, एक्स्ट्रा पावर हमारे ऑनरेबल जजेस को। अब वो पावर लोग भूल गए। पावर सब याद है, लेकिन अब सत्ता क्या है कि जो नॉन डिजर्विंग लोग हैं, जब शाखा में उनकी ज्वाइनिंग और शाखा के साथ उनकी कमिटमेंट के आधार पे अपॉइंटमेंट होगा, जो इधर अपॉइंटमेंट भी हुए हैं, मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि ये जो पेंडेंसी है, जो सक्षम लोग थे, जो काबिल लोग थे, उनको इग्नोर करते हुए मनु खरे साहब को 2 बार सुप्रीम कोर्ट के कलेजियम ने रिकमेंड किया, गवर्नमेंट उसको रोक नहीं सकती थी। एक बार वापस करने के बाद दोबारा जब सुप्रीम कोर्ट ने भेज दिया तो नहीं मना कर सकते थे आप, लेकिन इसलिए कि वो खरे साहब के लड़के हैं जिन्होंने आपको काला पानी किया था, तो इसलिए उनके लड़के को अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। और जिन लोगों को शाखा के आधार पर अपॉइंट किया, 20 मुकदमे नहीं तय कर पा रहे हैं दिन भर में, ना उनको हिंदी आती है ना अंग्रेजी आती है। समस्या की जड़ शाखा है। डेफिनेटली ये अपॉइंटमेंट प्रोसेस है, ये अपॉइंटमेंट प्रोसेस है जिसमें आप योग्यता को सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। इस देश के सारी संस्थाओं में जो जड़ता आई है और जो संकीर्णता आई है, जो सांप्रदायिकता आई है, उसके पीछे संघ की विचारधारा। अदरवाइज ऐसा नहीं कि आप पूछ रहे हैं कि जस्टिस जे मुनीर बहुत लर्नेड सेलिब्रेटेड जज हैं, उन्होंने कहा है कि कोई किसी लोअर जुडिशरी के जज को कोई धमका कर ऑर्डर लेना चाहता है तो हमें बताइए, हम इसको कंटेम्प्ट मूव करेंगे। तो जज ऐसा नहीं कि जज जानता ही नहीं है, जज उस पावर को एक्सरसाइज करे, ऐसे जजों की संख्या घटती जा रही है। अच्छा, आपने लोअर जुडिशरी की बात की, तो हाँ, लोअर जुडिशरी की आपने चर्चा किया। लोअर जुडिशरी में पिछले दिनों कई जजों ने मुझसे ये बताया कि कुछ रिटायर्ड हैं, कुछ सेवा में भी हैं। हालांकि जो सेवा में है वो फ़ोन पर भी बात करने से काफ़ी घबराते हैं। जी। तो उन्होंने कहा कि पेंशन एक बड़ी समस्या बन बहुत रही है बड़ी। उनके लिए। आज लगभग 3 लाख रुपए पा रहे हैं, कल रिटायर होते हैं, कल से उनकी पेंशन का कोई भरोसा नहीं। तो पिछले दिनों एक जज ने, रिटायर्ड जज ने हमें बताया कि 19,524 रुपये मार्च महीने में उनको पेंशन मिली है। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से, चूंकि भविष्य हमारा सुनिश्चित नहीं है कि खर्चा कैसे चलेगा, इसकी वजह से घूसखोरी, भ्रष्टाचार बिल्कुल बहुत ज़्यादा सही कहा उन्होंने। बिल्कुल सही कहा। 2004 के पहले जो लोग रिटायर किए हैं पुरानी पेंशन में, वो लाख 1.25 लाख पा रहे हैं, 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख पा रहे हैं। आज मैंने आपके आने के पहले अपने साथ के वो तमाम लोगों से बात की जो डिस्ट्रिक्ट जज रह चुके हैं, क्योंकि जो हैं वो तो बात नहीं करेंगे, मैं भी नहीं करना चाहता। तो अब ये नतीजा है बातचीत का कि अब व्यवस्था उनको मजबूर कर रही है कि 15,000 रुपया जो तुम डिस्ट्रिक्ट जज के बंगले में डीएम तुम्हारी गाड़ी खोलता है और तुम 15,000 रुपये में नहीं चला पाओगे, तो इसलिए नौकरी के रहते ही सब व्यवस्था कर लो। तो आप करप्शन के लिए इनकरेज कर रहे हैं, आप उसका पैसा शेयर मार्केट में लगा रहे हैं। शेयर मार्केट की क्या स्थिति है भाई, उसके हिसाब से आप उसको मंथली दे रहे हैं। युद्ध हुआ, शेयर मार्केट गिरा, कभी 13,000 पा रहा, कभी 15,000 पा रहा। अगर डिस्ट्रिक्ट जज रिटायर हो और उसका लड़का नालायक निकल जाए तो कपड़ा फाड़ के घूमना पड़ेगा, खर्चा नहीं चला सकते हैं। तो आप लोअर जुडिशरी को भ्रष्टाचार की तरफ ढकेलना क्यों चाह रहे हैं? इस मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तो बहुत ध्यान, जबकि उनको भी बहुत सारी शिकायतें, उनके एसोसिएशन सवाल उठा रहे हैं, लेकिन लोअर जुडिशरी को तो बिल्कुल आप, और जो चाहे वही डांट दे रहा।
सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि भाई ये बिल्कुल इनको लॉ की समझ है, जजमेंट नहीं लिखाना जानते हैं। हाई कोर्ट किसी भी नोटिस इशू करना, ये सारी चीज़ें। अच्छा, आप वही फुट सोल्जर है जुडिशरी, जी, मुकदमा पहले उन्हीं के दरवाजे पे जाता है। आम आदमी तो वही जाता है। हाँ, वो सबसे ज़्यादा न्यायपालिका में जनता का से संपर्क उन्हीं का रहता है, तो उनका पूरा ख्याल रखिए भाई। आप किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाइए, अभी भी कोर्ट रूम्स में जहाँ ऑनरेबल लर्नेड मजिस्ट्रेट बैठते हैं, जाले लगे हैं, कोने में एक कबूतर भी दिख जाएगा, उधर से बंदर कूद जाएगा। तो इस तरह के तो अच्छा, कोर्ट उनके रूम लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत कमी है, और शायद उनके लिए सुरक्षा वगैरह भी उस तरह से नहीं होती। सुरक्षा तो बस सीजीएम या सेशन जज या डिस्ट्रिक्ट जज को, और किसी को सुरक्षा नहीं, बाकी और किसी को कोई सुरक्षा तो नहीं। जजों की सुरक्षा क्यों होनी चाहिए? हर आदमी जो इतने गंभीर दायित्वों का निर्वहन करता है, उसकी सुरक्षा नहीं होगी तो अगर एक को आपने सजा, किसी अपराधी ने सजा दे दिया, तो सैकड़ों जजों के मानसिकता को प्रभावित करेगा, और उनकी बीवियां कहेंगी कि हम अपना सुहाग उजाड़ने के लिए आपसे शादी नहीं किए, अब अपनी ईमानदारी घर पर रखिए, पहले बाल बच्चों का जीवन देखिए। एक जस्टिस हम लोया ने स्टेट कितना की उदाहरण जिम्मेदारी, सेट कर दिया देश में। स्टेट की जिम्मेदारी है। हम आप स्टेट के ये अपराधी को दंड देने में तो सारा ऑफेंस तो स्टेट के खिलाफ माना जाता है। तो हम फांसी दे रहे हैं, हम आजीवन कारावास दे रहे हैं, हम 10 साल की कठोर कारावास दे रहे हैं, तो हमको कोई निशाना बना दे। ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि हम निर्भय होकर, निडर होकर, निष्पक्ष होकर न्याय करें। इसीलिए हमको सुरक्षा की ज़रूरत है। हम इसलिए नहीं कि हम डरपोक और कायर हैं। कायर तो हम अपने कलम से अपने को साबित करेंगे ना। अच्छा, आपको लगता है कि जो हमने पेंशन की बात की, ये पेंशन बराबरी से सबको साहब, ये सेकंड लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन है कि इनको फुल पेंशन दिया जाए। मैं तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूबरू खड़ा होना चाहता हूँ कि माननीय, सारी सुविधाएं आप ही लोगों के लिए रहेगी कि आप सबसे ज़्यादा सुखी, उसके बाद नंबर ऑनरेबल हाई कोर्ट जजेस का है, और ये क्या, ये दक्षिण टोला है लोग, ये समाज के दलित उपेक्षित बहुजन की तरह इनको ट्रीट किया जा रहा है, जैसे हजारों साल से उनकी उपेक्षा की गई। जुडिशरी के बहुजन आप जो है जब रिकमेंडेड है लॉ कमीशन से, तो आप देते क्यों नहीं? और चीफ जस्टिस साहब आप क्यों बैठे हुए हो उस फाइल पे? आप ऑर्डर करिए, लागू कराइए ना, और उनके मेडिकल की भी सुविधा बढ़ाइए। 10,000 रुपये, 5,000 रुपया सर, वो आर्डरली अनाउंस और ये अलाउंस से उनका कुछ नहीं। आपने उनको बड़ी जिम्मेदारी के पद पर, ईमानदार, ज़्यादातर लोग ईमानदार हैं उसमें, उनके पास रिटायरमेंट के बाद बड़ी दिक्कतें आती हैं। सामाजिक सुरक्षा तो हर किसी की जरूरत है ना। जैसे पेंशन, तो यही बात है कि आपने जो डीएस नकारा वाले केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाउंड्री नहीं है, डिफर्ड वेजेस है। जैसे अब लोगों का मामला है, तो अब चूंकि सर्विस में वो लोग सामने आके बोल नहीं सकते ज़्यादातर लोग, तो आप लोगों को नहीं लगता है कि बोलना चाहिए इस बारे में? डेफिनेटली बोलना चाहिए। और हम लोग लगातार देखिए, ऐसा है ना, केवल मैं नहीं कर रहा, इंडिविजुअल बोलना तो कठिन है, लेकिन इनके जो एसोसिएशंस हैं उस पर से आवाज़, और शायद उन्होंने उठाया होगा तभी लॉ कमीशन तक यह बात गई। जैसे रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस का एसोसिएशन, वो पीआईएल भी करती है, वो अपने उसके काम, अपनी सुविधाओं के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाती है। सर्विंग जजेस का कोई इस तरह की संस्था नहीं, लेकिन रिटायर्ड जज का बनना चाहिए। अच्छा, कई राज्यों में हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे जो लोअर जुडिशियरी से आके यहाँ, अजीत सिंह, वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन किया उन्होंने पेंशन के लिए, और तब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर के उनकी पेंशन बढ़ाया। 1,500 रुपये पेंशन मिल रही थी उनको रिटायर होने के बाद, तो उस पर संज्ञान लिया था। तो इस तरीके से रिटायर होने के बाद लोग मुकदमे भी कर रहे हैं। एक चीज़ मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूँ सर की बात में, कि हम लोग जब वकालत पेशे में आए थे 2008, 9, 10 में, तो पूरा एक माहौल यहाँ हाई कोर्ट में ये था कि जो वकील से जज बनते हैं वो बेहतर जज होते हैं, ज़्यादा फास्ट डिस्पोजल रहता है और अच्छा न्याय निर्णय करते हैं। जो लोअर जुडिशियरी से आते हैं वो बहुत स्लो रहते हैं, डरते डरते जजमेंट करते हैं, बहुत कम काम करते हैं, अच्छा टाल मटोल करते हैं। इधर बीच में जब से शाखा अपॉइंटमेंट शुरू हुआ है वकीलों के बीच में से, अब ये चीज पूरा बदल गया हाई कोर्ट में कि जो लोअर जुडिशियरी से आए जजेस हैं वो बेहतर कर रहे हैं भाई साहब, और जो वकीलों से अपॉइंटेड लोग हैं वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनमें काबिलियत देखी ही नहीं। आपको क्या लगता है, उधर वाले अच्छे हो गए या इधर वाले? हाँ बिल्कुल, एचजेएस
वाले जो ऑनरेबल जजेस यहाँ एलिवेट हुए हैं, जिनका 8, 9, 10 साल तक यहाँ पर टेन्योर है, वो बेहतरीन जज हैं। जुडिशियल एक्यूमेन भी उनके पास है, कोर्ट क्राफ्ट भी है, और डिस्पोजल ऑफ द केसेस भी मतलब पहले हम लोग बड़े थके हारे लोगों को देखते थे जो डिस्ट्रिक्ट जज से आते। अब क्या ब्रिलियंट बैच है वो ऑनरेबल जजेस का, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसीलिए हमको कहते हैं कि बाहर वाले जो इलेक्ट्रीफाइंग जजेज होते थे, जो मिनटों में चीज़ें डिसाइड करते थे, अब थोड़ा थम गए हैं। ये थम गए हैं या थमा दिए गए हैं? उनकी काबिलियत भी नहीं है समझने की बहुत सारे लोगों में, और फिर उनको शाखा के कार्यक्रम में भी जाना है। बहुत सारे लोग हैं जो जितने संगीत संगठन हैं और कोई ज़्यादा काम करे, कोई ज़्यादा बेल दे दे तो आप ही लोग पीछे पड़ जाते हैं। साहब एक जज साहब ने 600 बेल दे दिए। अरे सही जजों की ज़रूरत है, जो जेलों में लोग पड़े हैं उनको बाहर करें, और वो खुद ही कटघरे में उनको आप लोग ले आए जो है। मेरा मानना है इसमें एक चीज़ और है कि जैसे ओवरऑल जो लोग सिस्टम में हैं, यानी जो सत्ता है, जो पॉलिटिकल बॉस है, वो खुद से इस तरह का एक समाज बनाना चाहते हैं जो ओबीडियंट सोसाइटी हो, जो आज्ञा पालन से कोई आदेश दिया जाए और उसका पालन हो। और उनके जो समर्थक हैं या उनके द्वारा जो लोग चुन के आ रहे हैं, वो उसी फिलॉसफी को मानते हैं। संविधान के जो स्वतंत्रता, समानता, सेकुलरिज्म जो मूल्य हैं, उनके प्रति उनका कमिटमेंट नहीं है। अगर वो कमिटमेंट होता तो थोड़ा बहुत मान लीजिए कम्पिटेंसी और अंग्रेजी आना, हिंदी आना, ये बहुत मायने नहीं रखता। आपके अंदर थोड़ा तड़प हो किसी चीज़ को तो आप कर सकते हैं वो, क्योंकि जब दो वकील बहस करते तो पूरी बातें बता ही देते, अपनी बात, और एक कॉमन आपके अंदर एक इतने तो रेशनल आदमी होता है। भाषा का कोई मसला ही नहीं हमारे यहाँ। जस्टिस मामला वही प्रतिबद्धता का है, उन संवैधानिक मूल्यों को लेकर के उन प्रतिबद्धता का है। जस्टिस वो उनका ये मूल्य ही नहीं, वो चाहते ही नहीं कि उनके लिए पॉलिटिकल बॉस जो है उसको अपीज करना वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उसके वजह से सारी समस्याएं हो रही हैं। तो इसका अंततः हल यही होगा कि पीपुल्स एक्शन। सही बात है, रमेश जी सही कह रहे हैं। तो वो कोई जुडिशरी, ठीक है, बीइंग ए लॉयर हम लोग जुडिशरी की उसके प्रोज कॉन्स पे बात हो रही है, लेकिन अंततः ये पब्लिक एक्शन से ही ठीक हो सकता है। पब्लिक एक्शन किस तरह का? अब वो एक अभियान हो, जनता जैसे जन चेतना विकसित हो, और ये संवैधानिक मूल्यों को याद दिलावे। हुआ है, बदलाव हुआ, जहाँ आप देख ही रहे हैं अपने पड़ोसी। आप साउथ अफ्रीका के जजेज अपॉइंटमेंट का प्रोसेस देख लीजिए, वहाँ संसद भी इन्वॉल्व होती है और पब्लिक ओपिनियन भी ली जाती है, बहुत ट्रांसपेरेंट है, अब बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये भाषा कोई मसला नहीं है। वैचारिक प्रतिबद्धता आप यही देख सकते हैं कि एक मैंने थोड़ा हट करके, लेकिन आप श्रीलंका का जो प्रेसिडेंट है और जो अब हमारा जो सिस्टम, हमारी जो ब्राजील का लूला, हमारी जो लीडरशिप है, इसी वार में देखिए एक छोटे से देश का प्रेसिडेंट ईरान के उस एरोप्लेन जो जहाज था उसको बचाया, उसके जितने लोगों को बचा सका। और जब अमेरिका ने उसके ऊपर दबाव बनाया कि हमारे एयरक्राफ्ट आपके यहाँ उतरेंगे, तो आदमी वो एक छोटे से देश का नहीं उतरने नहीं देंगे, यहाँ पर लड़ाकू विमान नहीं उतरने। तो ये विल पावर आपकी वैचारिक परवरिश कैसी है उससे भी आती है। तो विल पावर, अच्छा आपका क्या अनुभव है इलाहाबाद हाई कोर्ट? देखिए, ये क्या है कि जुडिशियल सिस्टम जो है वो डेमोक्रेसी में सबसे पावरफुल चीज़ होती है। यही इसी से सारा जो है सिस्टम अपने आप बढ़िया चलता है, अगर जुडिशरी ठीक चलती है। तो हुआ क्या है, हमारे सभी साथियों ने बताया सारी चीज़ें कि कैसे यहाँ पे जज अपॉइंट हो रहे हैं, किस कहाँ से आते हैं लोग, और उनकी वर्किंग पावर क्या है, उनको कितना डिज़र्विंग है, कितने नॉन डिज़र्विंग है। तो आप इस सबके पीछे जो हमारी अपनी ओपिनियन ये है, ये लगता है कि इसे जानबूझ करके एक संस्था को अपने पीछे चलाना, या भाई ने कहा ओबीडियंट बनाना अपना, ये बिल्कुल वैसे ही है कि ऐसे लोग बैठे हैं जो हम कहें वो हो। आप इधर कई जजमेंट देखे गए कि अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट जजमेंट आए तो गवर्नमेंट उसको फिर से कानून बना दिया। अब उस जजमेंट क्या मतलब रह गया? अगर आप यहाँ देखें तो जुडिशियल सिस्टम कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो भाई पुलिस और नेता बस दो लोग बचते हैं, इसके अलावा कोई बचता नहीं है। इसके आगे कोई रास्ता नहीं है। अब इसके आगे अदालत क्या रास्ता बचेगा? भाई कोई जज राइफल लेके तो बैठेगा नहीं कि हमारा कानून नहीं मानोगे तो हम इस तरह करेंगे तुमको। हमारे हाई कोर्ट में एक जज हैं जो अपना ऑर्डर कंप्लायंस कराते हैं, वो डिस्पोज नहीं करते तो कंप्लायंस नहीं हो जाता, तो वो कंटेम्प्ट के पीछे नहीं छोड़ते अपने ऑर्डर को, मैंने आज डिस्पोज ऑफ कर दिया और ये कंटेम्प्ट जाए। वो अपने ऑर्डर कंप्लायंस कल आ जाना, नहीं अभी नहीं, ठीक है हम परसों लगाते परसों आ जाना,
तो इस तरह कंप्लायंस करा ले जाते हैं, तरीके हैं इसके कराने के। लेकिन बहुत लोग चाहते हैं कि भाई हम जो है पब्लिक की तरफ हमारा न ज़्यादा झुकाव हो, बल्कि हम सरकार की तरफ प्रतिबद्ध ज़्यादा रहें हम। हाँ, वहाँ फ़ायदा ज़्यादा सवाल ये है। है और कि सबसे बड़ी चीज़ जो है सर वो ये है कि रीअपॉइंटमेंट आफ्टर रिटायरमेंट जो है, अगर किसी को 2 साल पहले कह दिया जाए कि भाई आपके लिए हमने राज्यपाल पद छोड़ रखा है, तब आप सोचिए क्या स्थिति उसकी होगी। वो तो फिर सरकार के लिए काम करना शुरू कर देगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जजेस का आफ्टर रिटायरमेंट कभी किसी पोस्ट पर अपॉइंटमेंट होना ही नहीं चाहिए। तभी कम से कम 3 साल 5 साल। और आपको तमाम ट्रिब्यूनल में चेयरमैन बनाने हैं तो तमाम एडवोकेट से भी और आप दूसरी अपॉइंट कर चीज है, सकते हैं। ये चीफ जस्टिसेस जो है ना, ये सरकारी ओहदे के लोगों से इतना मेल जोल को क्यों रखते हैं? क्यों मुख्यमंत्रियों के घर पे डिनर करना, मील करना, फैमिली फोटोग्राफ करने में इंटरेस्टेड हैं? हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तस्वीरें बताइए। आप बैडमिंटन खेल रहे हैं विधि मंत्री के साथ, आप अपने प्रांत के चीफ मिनिस्टर के साथ डिनर ले रहे हैं, फैमिली फोटोग्राफ हो रहा है। आप अपने गांव में सरकारी आयोजन करा रहे हैं, मेला लगवा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई? 7, 8, 10 साल से हुआ है ये। आप प्रधानमंत्री को घर पे बुला के गणेश पूजा कर रहे हैं। यहाँ तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के घर पे मुख्यमंत्री आ जाए या कोई मंत्री आ जाए, कोई अफसर आ जाए, जब तक कि वो कोर्ट में न बुलाए। ये आप गिरफ्त में जा रहे हैं सरकार के, सरकार के गिरफ्त में आप जा रहे हैं। आपको एहसास नहीं है कि ये गलतियां कितनी महंगी साबित होंगी। जिस दिन लोग जाएंगे कि मुख्यमंत्री जी के साथ इनका खाना पीना उठना बैठना है, तो आपसे ज़्यादा मुख्यमंत्री जी के यहाँ अब जज बनने के चक्कर काटेगा। अच्छा, इसमें किसका सम्मान है, किसका अपमान है? इसमें संविधान, ये पूरे न्यायपालिका का अपमान है, डेमोक्रेसी का अपमान है। ये हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम का अपमान है। यह अलिखित समझौता है। वेंकट चलैया साहब ने इसको पूरा कोडिफाई किया था कि जजेस को क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। में ये भी है कि आप जो है मिठाई की दुकान और नर्सिंग होम में फीता काटने नहीं जाएंगे। आप बर्थडे और मैरिज सेलिब्रेशंस में बार बार रोज नहीं आपकी गाड़ी निकलेगी। इसको तो मैं मुझे लगता है कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में भी नहीं जाएंगे। बिल्कुल, मतलब पालिका और न्यायपालिका को साहब, ये संत का जीवन होता है। जज का जीवन एक साधु और संत का जीवन होता है। वो विरत रहता है, वो अपने परिवार के बहुत लोगों से भी बहुत मिक्सअप नहीं करना चाहता। अलग सवाल की संत कैसा हो? आज मुझे एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने, जो मध्य प्रदेश में हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग एक मिशन की तरह से नौकरी पे किए, क्योंकि हम लोग एक छात्र संगठन से जुड़े रहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और कभी किसी को अपने घर नहीं आने दिए। हम कितने जिलों में डिस्ट्रिक्ट जज थे। आज रिटायरमेंट के बाद हमारी स्थिति है कि हमारी सामाजिकता खत्म हो गई। लोग कह रहे थे कुर्सियाँ पे थे तो किसी को समझते ही नहीं थे। वो हम अपने उस वसूल की रक्षा के लिए थे, हमारा स्वभाव नहीं था। लोग आने ही लगते तो फिर हमारे प्राइस टैग लग जाता गेट पर। तो वो जज साहब लोग अपनी ईमानदारी की कीमत, अपने सामाजिकता की कीमत, लेकिन वो उन्हें करना पड़ता है। तो ये जो हलवा पूड़ी कल्चर शुरू हुआ है नेताओं के साथ बैठ के जजों का, इसका इलाज क्या है, कैसे रुकेगा ये? इसका इलाज चर्चा हो, पब्लिक जाने की, क्या आम जनता भी समझ जाए कि इसको। इसके तहत क्या क्या काम कर रहे हैं। भाई गिव एंड टेक का मैटर हो गया है। तुम्हारे बेटे को टिकट दे दो और तुम्हारे बेटे को जज बना दो, ये इसीलिए मिलन हो रहा है, और कोई वजह थोड़ी है। आपको अभी बात आई थी कि जजेस जो है वो स्ट्रेंथ क्यों कम है, पूरी क्यों नहीं हो पा रही है। अगर कोई सरकार 5 पार्टियों से मिलकर सरकार चल रही हो और उसमें 2 नाराज़ हो जाए तो दोनों तुरंत डिप्टी सीएम पद मिल जाएगा उनको, और सरकार पास पूरा खर्चा उठाने के लिए पैसा है उनके। लेकिन जुडिशरी चले ना चले इससे मतलब नहीं है, इनके लिए खर्चा नहीं पैसा सरकार के पास। भाई ले क्यों नहीं पा रही है? अब ये सवाल नहीं है। जो संसद पोस्ट होते हैं वो तो उसमें बजट में व्यवस्था की जाती है। सवाल है कि सरकार की यह मंशा ही नहीं है कि स्मूथली जुडिशरी रन करे, समाज एक लॉ अबाइडिंग सोसाइटी बने। सरकार की एक इंटरेस्ट की बात होती है ना, की जो साइट है कि हमको पब्लिक को न्याय देना है, वही कमजोर है। जो आदमी बनाया गया वो पब्लिक को देख ही नहीं रहा। वो वकील को किसी को डांट रहा है, किसी की फाइल फेंक रहा है, कुछ कर दे रहा है। जिसके लिए तुम बने हो, जिसके अंदर ये तड़प होगी कि मुझे लोगों को न्याय देना है, मैं उसके लिए आया हूँ, तो वो रास्ते निकालेगा। वो तड़प नहीं है जिन लोगों को लाया जा रहा है। मेन बात ये है जिसकी वजह से दिक्कत है। एक जो है हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे, यहीं से गए थे,
उन्होंने संविधान की शपथ लेने के बाद बोला कि संविधान की प्रस्तावना से सेकुलरिज्म और सोशलिज्म हट जाना चाहिए। आज वो सुप्रीम कोर्ट में जज हैं। तो ये इनाम दिया जाता है संविधान के खिलाफ बोलने पर, जबकि जस्टिस वर्मा कमीशन जो बना था 2013 में निर्भया के बाद, उन्होंने रिकमेंडेशन में ये कहा था कि संवैधानिक पदों पर बैठा आदमी संविधान के खिलाफ बोले अगर तो उसका संवैधानिक पद चला जाना चाहिए। संविधान की शपथ लेकर के संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा, शपथ जारी है, शपथ जारी है, शपथ जारी है। तो लेकिन ये जरूरी बात ये है कि जो न्यायपालिका के अंदर, कॉरिडोर के अंदर चर्चाओं में चीजें छिपी रह जाती हैं वो जनता तक आए और इनके भी कंडक्ट को लोकतंत्र में जनता ही सुप्रीम पावर है, तो इसलिए जनता इनके कंडक्ट पर भी विश्लेषण करे। और ये कोई कंटेम्प्ट नहीं है, ये न्याय संगत है, संविधान संगत है। लोगों की क्या वो कर रहे हैं न्यायाधीश भी, उनका भी विवेचना जनता के आपने तो ये कह दिया कि जनता उस पर बात करे, चर्चा करे। जनता कल को लिख दे, पता चले कि गिरफ्तार हो जाए। इनका सोशल ऑडिट तो होना ही चाहिए। जनता अगर नहीं भी लिख रही तब भी गिरफ्तार हो रही है। सब लिखने वाले गिरफ्तार नहीं है जेल में, ज्यादातर तब भी FIR घर गिर पुलिस ही रहे करा हैं। रही है। कस्टोडियल टार्चर जिनका हो रहा है, हम जो लोग लंगड़े किए जा रहे हैं, कोई नहीं सरजील लिखा। इमाम और उमर खालिद जो है 7-8 साल पूरे कर दिए ने, लेकिन और हजारों लोग हैं जिनके नाम हम नहीं जानते हैं, जो छत्तीसगढ़ और झारखंड और मध्य प्रदेश के जंगलों के आदिवासी हैं, जिनको आपने माओवादी कह के गोलियों से उड़ा दिया, चाहे जेलों में भर दिया। उनके उनके लिए तो न्याय का कोई सिस्टम नहीं काम कर रहा है। तो आवाज़ इसीलिए तो उठनी चाहिए। हमारे यहाँ 7 जजेज बेंच बैठी थी। कानपुर के जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष को और पदाधिकारियों को तलब किया था। उनसे कहा गया आपने कंटेम्प्ट किया है, जेल भेज देंगे। उन्होंने कहा हुजूर भेज दीजिए, लेकिन हम धोखा नहीं दे पाएंगे अपने लोगों को, खेती है, परिवार चल जाएगा। उसके बाद 7 जजेज, सीनियर 7 जजेज हाई कोर्ट के सब ठंडे हो गए। कुणाल कामरा सुप्रीम कोर्ट को भगवा से रंग दिया था, कंटेम्प्ट हुआ। तो देखिए, जहाँ सच्चाई होगी, जो बेईमान लोग हैं वो जानते हैं कि वो गलत है, उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो आपको कटघरे पे खींच के वो टालना चाहेंगे। आप दाढ़ी में तिनका है, बिल्कुल। तो उस तिनके को पकड़ना है। और बाकी पब्लिक कितना जागरूक हो रही है, आप हैं, हम लोग हैं, सब एक दूसरे की मदद करेंगे। ये कुल मिलाकर आप लोगों की बातचीत से और आज की इस चर्चा से ये समझ में आया है कि जनता को स्टैंड लेना पड़ेगा और लोगों को जागरूकता के साथ बाकियों को भी जागरूक करना पड़ेगा। तो उम्मीद है हमारे दर्शकों को ये बातचीत बहुत अच्छी लगी होगी और वो चीज़ें जानने को मिले होंगी जो अक्सर गोदी मीडिया से तो कोई उम्मीद भी नहीं है और जो चीज़ें चर्चा में नहीं आती हैं। तो कुल मिलाकर अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आप बोलेंगे, आप सुधार के लिए आवाज़ उठाएंगे तो सुधार होगा, वरना झेलना भी आप ही को है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद इलाहाबाद में आने के लिए।